अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे रीजन के मसलों पे पूरी दुनिया की नज़र होती है। हम लोग भी इस पे अपनी जो रिसर्च होती है, अपनी जो स्टडी होती है, आपके सामने रखते हैं। मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो जिनीवा के पास फ्रांस में रहते हैं और जर्नलिस्ट हैं। इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज पे इनकी नज़र होती है। ख़ास तौर पे यूएन जिनीवा में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके ये पार्टिसिपेंट भी होते हैं और नज़र भी रखते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लिखते भी हैं। तो बिलाल बलोच मेरे वो अजीज़ दोस्त हैं जिनको आज मैंने दावत दी है आपके सामने कुछ रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करने के लिए। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you, Arab bhai. Thank you so much for inviting me. Thank you. बिलाल, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। शुरू बलूचिस्तान से करें, शुरू अफगानिस्तान से करें, शुरू अ, कहाँ से करें? मैं समझता हूँ कि हम शुरू करते हैं। ये जो आज जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन ख़त्म हुआ है, पहले हम इससे शुरू करें। आप ये बताएं कि ओवरऑल ये मेरा ख्याल है कि 4 हफ्ते का सेशन होता है, इस बार तो बहुत लंबा गया और काफ़ी चीज़ें हुई। आप ज़रा समरी बताएं कि कैसा रहा सेशन, क्या एक्टिविटीज़ इंडिया पाकिस्तान के हवाले से रही? अरब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया टू कम इन योर वेरी प्रोमिनेंट शो। दूसरी बात, आप जानते हैं कि आप खुद भी इस चीज के आई विटनेसेस रह चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एक्टिविस्ट फ्रॉम द एमकेएम साइड, कि यहाँ पे जो होता है वही हो चुका है और वही हो गया है। मतलब कि कहने का मतलब है, यहाँ पे बलोचों ने, सिद्धियों ने, पश्तूनों ने और अहमदियों ने भी प्रोग्राम किए और बड़े ही जोर और दम, आप कहते हैं कि बहुत जोर शोर से किए। और हमारे जो, आप कह सकते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग थे, उन्होंने भी किया एक हिसाब से। तो एज यूजुअल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मगर एक कमी महसूस हुई हमें। अभी आपके लबों पे शायद मुस्कुराहट आ जाए, शायद वो वजह आपकी कमी महसूस हुई हमें, बनस्पत मेजे आपकी कमी महसूस हुई। अगर आप आते, इन चीजों को और हाईलाइट करते, दुनिया के सामने दिखाते, क्योंकि इसकी एक ये वजह है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी में। तो मुझे तो आपकी बहुत कमी महसूस हुई। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, हम तो एक दूसरे को बहुत, एक एक दाई से भी ज्यादा जानते हैं। आप आते हैं यहाँ पे, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उम्मीद है इस दफा नहीं तो आप जून में थे तो सितंबर में, मगर आपकी कमी बिल्कुल महसूस हुई। और अगर आप आते यहाँ पे, लाइव करते, या जो इस तरह के से आप आके हैं शो करते हैं दुनिया को, तो मेरे ख्याल में मेरी जरूरत ही नहीं होती आज, और आप खुद ही उस पे एक बहुत बड़ा सा शो खुद ही ऑर्गेनाइज करते और दुनिया को बताते। भाई, थैंक यू। आपने, आपकी मोहब्बत है। मैं अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं आ सका था। और ये है कि होपफुली जून में देखेंगे। एक्टिविटीज तो वहाँ की मैंने भी महसूस की और मिस किया मैंने, क्योंकि मेरी भी एक आदत हो गई है मार्च में आने की, तो वो इस बार नहीं आया तो आई मिस्ड इट ऑल्सो। तो बिलाल, ये बताइए कि पीओके के हवाले से यूके पीएनपी के जनाब शौकत कश्मीरी साहब हैं, जो काफ़ी अच्छी इनकी एक कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, एक एक काफ़ी नाम रखते हैं। तो यूके पीएनपी का कैसा रहा? अच्छा रहा, सबका अच्छा रहा। आप कह सकते हैं कि एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि एक पार्टी ने या किसी एक कम्युनिटी ने किया। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहा, जो होता है उसी हिसाब से रहा। कुछ आप कह सकते हैं कि जो मेरी एक पर्सनल राय है कि कुछ लोगों को यहाँ पे होना चाहिए था, जो मोर सहन वॉइसेस हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं कश्मीर के हवाले से या गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तो अब मुझे नहीं पता कि
दे हैव सम प्रॉब्लम्स माइट पर्सनल या समथिंग, बट मेरे ख्याल में वो मोर सैन वॉइसेस इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि दे हैव इन्फ्लुएंस इन, आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में उनका इन्फ्लुएंस है, और जो आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी में, और जितने भी एक सर्कल है पॉलिटिकल, आप सर्कल कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल कह सकते हैं, दे कीप अ वेरी हाई रेपुटेशन देन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो अगर वो आते तो और बेहतर होता मेरे ख्याल में। मगर ओवरऑल यू कैन से एवरीथिंग वाज वेरी वंडरफुल, सेम एज लाइक बिफोर। मगर अ, एक चीज आप मैंने, एक और मैं आपकी बात काटता हूँ, एक जी चीज जी मैंने एक और देखी है कि फर्स्ट टाइम जो इंडियन साइड कश्मीर से भी एक आवाज उभर रही है यूएन में आजकल। ये पहली नहीं दूसरी दफा हुआ है, मगर इस दफा खास इसलिए हुआ है, आप यकीन करें आरब भाई, जब मैंने उस खातून को देखा, उस खातून को सुना, तो मेरे आंसू आ गए। और उसके साथ साथ मुझे खुशी भी हुई। खुशी इसलिए हुई कि एक खातून होने के नाते उसकी करेज आप देखें कि वो अपना दर्द, अपनी पूरी एक, आप कह सकते हैं कि उसकी दर्द भरी दास्तान को बुला के वो दूसरों के लिए यहाँ पे आके अपनी फरियाद उन्होंने बताई। एक बाजू भी उसका नहीं है आरब भाई। उसकी बहन को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्मों ने वहां पे कत्ल किया है कश्मीर में, इंडिया के, और उसके बचाते हुए उसकी एक बाजू भी जाया हो गई। मगर वो सब चीजों को एक साथ रख के, और उसके साथ दूसरा भी एक शख्स था जो आप कह सकते हैं इज द यंगेस्ट एमएलए इन द कश्मीर स्टोरी, और सबसे ज्यादा वोट लिए, और उसने अपने वालिद साहब भी उसके उसी में ही कत्ल किए गए हैं। इसी जो ये आप कह सकते हैं एक आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म है, उसी की वजह से उसके वालिद साहब भी बहुत हो सके। मगर उनकी जो आप कमिटमेंट देखें, उनकी कंट्रीब्यूशन देखें, उनकी स्ट्रेंथ देखें, आई ऑनेस्टली से आपके आंखों में आंसू भी आते हैं और खुशी भी आती है ऑनेस्टली। आपको पता है मेरा तो जीरो टॉलरेंस है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे, चाहे कहीं पर भी हो। अ, बिलाल, आप जिसके जो दो कश्मीरी केस बता रहे हैं वो भारत के मीडिया ने भी एक्सटेंसिवली उसको बताया है, और मैं तो काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी वो बुशरा साहिबा जो हैं उनके बारे में जी जी डिटेल जी। से लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि ये पहली दूसरी बारी हुआ है कि वहाँ से वो कश्मीरी आए हैं जो विक्टिम ऑफ इस्लामिक टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान के शिकार रहे हैं, और ये काफ़ी डिस्कस हो रहा है। अजीज दोस्तों, ये बुशरा साहिबा के बारे में जो बिलाल ने बताया, ये भारत से जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं, और उनको उनकी बहन को भी टेररिस्टों ने मार दिया था, और उन्होंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो इनके अपने हाथ पे भी 8 गोलियां लगी, और अब वो एक नकली लकड़ी का हाथ है उनका लगा हुआ है। और जिस एमएलए की बात की, तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त कोई असेंबली नहीं है, वो एक्स एमएलए हैं, और शायद वो यंगेस्ट हैं, उनके भी फादर को टेररिस्टों ने मार दिया था। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कश्मीर से विक्टिम खुद आके अपनी स्टोरी बता रहे हैं। होता यह था कि मुसलमान जो भी, जैसे एमएलए के फादर को मार दिया या ये बुशरा साहिबा की बहन को मार दिया, तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है कि भारत की फौज वहां पे मार रही है, जबकि हकीकत में ये टेररिस्टों के हाथों विक्टिम होते हैं। बिलाल, आपसे आगे मैं पूछूंगा कि आप एक बलोच हैं, और जाहिर है आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप सारी चीजों को कवर करते हैं, लेकिन बलोच इशू आपके दिल के करीब होगा। तो आप समझते हैं कि बलोच इशू की वहाँ पे सही जिनीवा में रिप्रेजेंटेशन हुई, दुनिया को बताया गया, और क्या बलोच रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे? क्योंकि सुना ये है कि बलोचों में आपस में थोड़ा यूनिटी का मसला है। तो क्या वहाँ पे बलोच सारे ग्रुप थे या कोई एक आधी ग्रुप था, और उस ग्रुप की क्या सिग्निफिकेंट है? अरे भाई ये सवाल आपने वो अच्छा किया है, मगर देखो ये एक ओपन फोरम है, यूनाइटेड नेशन एक ओपन फोरम है। कोई आता है नहीं आता है, दिस इज यू कैन से माइट देयर इंटरनल इशू। अब
یہ میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ کون یہاں پہ بلوچوں کا اصل نمائندہ ہے یا کس کو ہونا چاہیے، مگر جہاں تک آواز پہنچنے کی بات ہے تو وہ پہنچانی چاہیے۔ ہاں اگر اور کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو سین وائسز ہیں بلوچوں میں بھی، اگر وہ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں دیر از سو مینی سین وائسز ود ان دس سرکل، جیسے کہ آپ بڑے ہمارے رائٹ نصیر دستی صاحب، مطلب از اے ڈاکٹر، مطلب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہسٹری پہ اور ان کو ایک چیز کا پتہ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو شاید آئی کی ناٹ ریپلائی اباؤٹ دی بلوچ ہسٹری، کہ کہاں سے آئے، کیا تھا، کچھ آتی ہے اسی کی کتابوں کو پڑھ کے، مگر جو مصنف خود آ کے یہاں پہ بات کرے تو آئی تھنک دس از ویری، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن میں بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے اور پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی، مطلب میں دوبارہ یہ کہتا ہوں نا، دس از اوپن ڈور، ڈور اوپن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لوگوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پابندی بھی لگائی ہے، تو آپ اس پہ اب میں نہیں کہہ سکتا، مگر دس از اے اوپن ڈور، اینی ون کین کم اینڈ سے وٹ ایور ہی یا شی ہیز ٹو ڈیلیور۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخصوص اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اس چیز پہ ہاں کچھ چیز میں پرسنلی، ایک چیز جو میں نے آپ کو اور کے حوالے سے بھی بتایا، ابھی بھی بتائی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر بلوچوں کے حوالے سے یا دوسروں کے حوالے سے جو آواز جو مسلسل یہاں پہ گونجتی ہے، جو سنائی دیتی ہے، وہ سنائی دے رہی ہے اور گونج رہی ہے مسلسل۔ بلال، آپ کو پتا ہے کہ 27 مارچ بلوچ ہسٹری میں ایک سگنیفیکنٹ ڈیٹ ہے۔ اسٹیٹ آف کلات کے اوپر پاکستان نے 27 مارچ 1948 کو قبضہ کیا تھا، اور اسٹیٹ آف کلات کے والی تھے خان آف کلات۔ آج کل جو خان آف کلات ہیں، خان داؤد، وہ لندن میں رہتے ہیں، اور آپ بھی ان سے اکثر رابطے میں رہتے ہیں تو ایز اے جرنلسٹ، تو آپ یہ بتائیں کہ خان آف کلات اس وقت بلوچ ایشو کے حوالے سے کتنا ایکٹیو ہے؟ دیکھیے رہی بات خان آف کلات کی، وہ تو وقتاً وقتاً اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ یہ جو ڈبیٹ ہوتے ہیں اور اس کا وہ لیول بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی میں دیکھو ایک جرنلسٹ کے حساب سے کہتا ہوں، ایک آدھ بندے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، اپنا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ وہ خان ہے، خان آپ کلات ہیں، چاہے مجھ جیسے یا کوئی اور ہزار کیا لاکھ جو بھی کہیں، ہمارا ایک کلچرل سسٹم ہے، ایک سوسائٹی کی ویلیوز ہیں۔ جیسے کہ آپ لندن میں بھی دیکھ، لندن میں بھی جمہوریت تو ہے، مگر بادشاہت تو ہے نا، یا نہیں ہے؟ کیونکہ ان بالکل کی سوسائٹی کے ویلیوز ہیں۔ تو اسی طریقے سے بلوچ سوسائٹی کی بھی ویلیوز ہیں، اور کلچرل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراس روٹ پہ دنیا کو پتا ہے کہ بلوچ اور بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو خان آف کلات اور خان آف کلات کی فیملی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ رہی بات اس کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، میرے خیال میں جب بھی اس کو موقع ملا ہے، جب بھی وہ، کیونکہ ہائی لیول پہ جاتے ہیں، سینیٹرز کے ساتھ جاتے ہیں امریکہ کے، اور دوسرے لیول پہ جاتے ہیں، تو جب بھی ان کو موقع ملا ہے، ملتا ہے، اور میرے خیال میں جب بھی ملے گا ہی کین ریز ہز وائس، اور اس کو سنا جاتا ہے۔ یار بھائی میں ایک بات آپ کو شاید کسی کو برا لگے یا نہیں لگے، گورنمنٹ لیول پہ یا ریاست لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی بات ہوگی، خان آف کلات کے لیول جیسے لوگوں سے ہوگی۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی، میرے جیسے جرنلسٹ یا کسی اور لوگوں جرنلسٹ سے یا دوسرے لوگوں سے نہیں ہوگی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو ان کا ایک مطلب یہ کہنا کہ خان آف کلات کچھ نہیں کر رہے، تو میرے خیال میں یہ ڈس آنیسٹی ہوگی۔ مطلب ہر کوئی بندہ، چاہے وہ کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا دنیا کے، چاہے وہ لندن میں ہو، سوئٹزرلینڈ میں ہو، فرانس میں ہو، امریکہ میں ہو، یا ناروے، سویڈن، کہیں پر بھی، ایران، کہیں پر بھی بیٹھا ہو، he is contributing for his society, for his nation, for his struggle, so bravely اور honestly۔
اب وہ آپ کی نظر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. مگر رہی بات کان افعالات کی، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ بات کروں یا کمنٹ کروں یا کوئی اور بات. یہ میری سوچ ہے، کیونکہ میں جس طریقے سے کلچرل سسٹم کو دیکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بلوچ سوسائٹی کو، اس کا جو ورک ہے، اس کا جو لیول ہے، آئی تھنک ایوری باڈی ہیز ٹو ایکنالج، ایوری باڈی از ایکنالجنگ. میں آپ سے ایز اے جرنلسٹ ہی پوچھ رہا تھا. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ خان و کلات کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں بھی ان سے واقف ہوں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آفٹر آل میں بھی میڈیا کا بندہ ہوں، اپنا ایک پروگرام چلاتا ہوں. میں نے دیکھا ہے خان و کلات کی کنٹریبیوشن ہے وہ مختلف لیول پہ، اور جہاں تک مجھے معلومات ہیں گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے کہ خان آف کلات، پاکستان کی گورنمنٹ بھی خان آف کلات سے رابطے کرتی ہے، اور ہی از اے ویری سگنیفیکنٹ نیم ان ایگزیکٹلی. بلوچی. اچھا بلال، بلوچ ایشو کے حوالے سے ایک آخری سوال فی الوقت میں کرتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ 4-6 مہینے سے بلوچستان میں، پاکستان میں، بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کے کنوائے کے اوپر، ان کی چوکیوں کے اوپر حملے بڑھ گئے ہیں، بلوچ کرمچاروں کے، بلوچ فریڈم فائٹرز کے، بلوچ مجاہدین کے، اور حملے کافی بڑھ گئے ہیں. پاکستان کی ایک تھنک ٹینک نے رپورٹ دی ہے کہ 70% انکریز ہوا ہے بلوچ حملوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بلوچ گروپ ہیں، کیا یہ کنیکٹڈ یا ان کانٹیکٹ وتھ پیپل آؤٹ سائڈ بلوچستان، یعنی جو یورپ امریکہ وغیرہ میں بلوچ ہیں ان سے رابطے میں ہیں؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ یہ انڈیویڈیول گروپس لڑ رہے ہیں کہ مل کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے؟ ارے بھائی دیکھیں، ایک چیز تو کنفرم ہے کہ وہ جو بھی وہاں پہ پہاڑوں پہ اپنی زندگی وقف کر کے اپنے مادر وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، ان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد ہے براس کے نام پہ. یہ ایز اے آپ بھی جرنلسٹ جانتے ہیں، میں بھی وہ خود اعلان کر چکے ہیں کہ براس نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے. تو اسی کے بعد ہی آپ کو اس میں تیزی نظر آئی ہے. مگر رہی بات لندن یورپ میں کنیکٹ ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے یورپ میں، کیونکہ یورپ میں اس طرح ہو نہیں سکتا. مطلب یو کی ناٹ سے دیٹ کہ دے ہیو روٹس ود ان دا یورپ. وہ وہاں پہ کرتے ہیں، ان کا اپنا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، اپنا ایک نظام ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے، اور کچھ میرے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سورسز سے بات ہی ہوئی ہے کہ ان کا ایک اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہے. بالکل ہے یار بھائی. تو اسی کے تھرو وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور میں نے گزشتہ 1 سال پہلے میرے خیال میں کسی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم فائٹر کا انٹرویو بھی کیا تھا اور شائع بھی کیا تھا، اس سے آپ سے ریکارڈ بھی میری بات ہوئی. تو دے آر مور کمیٹیڈ، وہ بالکل کمیٹیڈ ہے. اس میں ایک وجہ یہ عربی آپ کو دیکھنا چاہیے، دے آر ناٹ فائٹنگ فار منی، دے آر ناٹ فائٹنگ فار اینی ریلیجن یا اینی جنت یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دے آر فائٹنگ فار دیئر مدر. بلال، ہم نے دیکھا کہ 14 اگست 2021 افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، اور پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ افغانستان کے طالبان ٹیک اوور کے بعد ہمارے اشارے پہ چلیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے طالبان پاکستان کے خلاف ایک طرح سے مختلف ایکٹیویٹیز ہوئیں، جیسے کہ وہ جو ڈیورن لائن پہ باڑ لگائی ہے وہ ہٹائی گئی، اکراس دی بارڈر کئی بار حملے بھی ہوئے، اور ٹی ٹی پی جو کہ ایک دہشت کی نشانی بن گئی ہے پاکستان میں، اس کو فری ہینڈ افغان طالبان نے دیا. بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے آپ افغانستان کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عرب بھائی، افغانستان میں جتنے بھی گروپس ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے امیر المومنین جس کو یہ کہتے تھے، یہ جو ہمارے یہ جو اب میں نواز شریف کی بات کرتا ہوں، نواز شریف اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، میں ضیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ضیاء باقیات جو ہیں، جو ضیاء کی جو آئیڈیالوجی ہے، ایک عامر کی جو ریلیجس کی ایکسٹریمزم ہے، اس دن سے
जब बड़े लोगों ने, बड़े मुल्कों ने यहाँ पे एक नर्सरी खोली थी, वो नर्सरी अब इतनी बड़ी हो चुकी है, वो जंगल इतना बड़ा हो चुका है, उसके रूट्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं यार भाई, आपको सदियां लगेंगी उसको मिटाने के लिए। और यही वजह है कि जब ये यहाँ पे आए थे, उन्होंने बगले बजाए थे इन्हीं पाकिस्तानियों ने। आप सबको याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो इमरान खान के लोगों ने बगले बजाए थे, मतलब तराने गाए थे कि हमने फतह कर लिया। तो ये टीटीपी या तालिबान, ये सब इन्हीं की लोग हैं, इन्हीं की लोग हैं। और रही बात बलोचों की, तो बलोचों को असर पड़ा है अफगानिस्तान में स्पेशली, इसमें ये कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दीज आर द प्रॉक्सीज। तालिबान जो है वो पिंडी के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की शक्ल। वो अलग बात है कि आजकल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उनमें डिवीजन पैदा करते हैं कि टीटीपी हमारा दुश्मन है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। यार ये कहाँ का इंसाफ है? उस पर तो कर हम बाद में बात सकते हैं कि अब लोग औरतों को तालीम ना दें, स्कूलों को बंद करें। मतलब 23 में आप बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं स्टोनोज की। तो मैं नहीं समझता कि बलोचों को वहां पे कोई मौका दिया जाएगा, क्योंकि बलोच तालिबान प्रॉक्सी है पिंडी के, और पिंडी और चाइना दोनों अब वहां पे मिक्स हो चुके हैं, और बड़े बड़े प्लेयर और भी हैं, आपको भी पता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि बलोच वहां पे बैठ के, ये जो पहले ये जो बातें करते थे कि वहां पे बलोचों की एक नेटवर्क है, पता नहीं क्या है, कुछ और कंट्रीज इन्वॉल्व है, अब तो नहीं है। मगर हाँ, अब ये आपकी बात सही है, अब उनमें लड़ाई होगी। लड़ाई तो होगी, जहां पे पैसा होगा वहां तो लड़ाई होगी। एक सांप को आपने पाला है, अब आपको पास अपने लिए पैसे नहीं है दूध पीने के लिए, आप सांप को, वो अलग बात है कि सांप दूध पीता है नहीं पीता है, एक मुआवजा है। अब उसको तो जाहिर चाहिए, मतलब एक भूखे को खाने को चाहिए। आप समझ रहे हो? ये मतलब मैं अपना एक, मतलब एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ, एक बंदे को मुफ्त में खाने को मिल रहा है, अगर आप उसको नहीं दोगे, भाई मैं कैसे दूं? मेरे पास खुद खाने को नहीं है, मैं उसको कैसे खाने को दूं? तो पाकिस्तान की हालत अभी यही है, और यही वजह है कि ये आपस में लड़ पड़े। टीटीपी में भी ग्रुप है और तालिबान में भी ग्रुप है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या वहां पे हालात चल रहे हैं। मगर रही बात बलोचों की, मेरे ख्याल में दोनों ग्रुप, चाहे वो टीटीपी की हो या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हो, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। अरे भाई, ये जन्नत के लिए लड़ रहे हैं और बलोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो दिस इज द प्रॉब्लम अरे भाई। बिलाल, आपने सही कहा। अब सवाल मेरा आपसे पाकिस्तान के हवाले से है कि आफ्टर ऑल हम लोग इस वक्त तो एक मुल्क जो बनाया गया था जबरदस्ती का पाकिस्तान, उसके बाशिंदे हैं। और अब जो कि हमारे भी, मैं सिंध से हूँ, आपका सिंध और बलूचिस्तान दोनों से ताल्लुक है कि आप कराची में भी रहे हैं, आप बलोच भी हैं। सिंधु देश की आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और पख्तून भी अपने मामलात के लिए काफ़ी वो कर रहे हैं। करंट इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं और जो सिचुएशन चल रही है, उसमें आप पाकिस्तान को, कहा जाता है कि पाकिस्तान टूटने के करीब है, क्या आप ऐसा कुछ देखते हैं? अरे भाई देखिए, मैंने दोबारा आपको कहता हूं कि अगर बड़े प्लेयर चाहें, पाकिस्तान एक हफ्ता भी नहीं रख सकता। अभी बड़े प्लेयर, आप भी जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिन्होंने ये बनाया था, जो उन्होंने ये बनाया था चेक देने के लिए इंडिया के लिए। अब उनकी ये कितनी जरूरत बन चुकी है, अब उनको डिसाइड करना है। उनको डिसाइड करना है कि इसको रखना है या नहीं रखना है। रही बात इस मुल्क की, जो रहने से क्या फायदा है, मैं नहीं समझता इसके रहने से कुछ फायदा है। मैं आपको सिंपल एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप मुझे एक मुल्क बताएं जहां पे किसी पाकिस्तानी ने दहशतगर्दी नहीं की। एक मुल्क। मैं सिंधी बलोच की बात नहीं कर रहा भाई। आज तक किसी सिंधी बलोच ने गैर किसी भी यूरोप में, वेस्ट में अल्लाह अकबर कह के अपने आप को ना पाड़ा है, ना किसी पे गोली चलाई है अल्लाह अकबर।
یہ میں آپ کو آج پورے پروف کے ساتھ جو آپ ڈیٹا کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی کسی نے ایسی کوئی یہاں پہ گھٹنا نہیں کی. اب ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ان کو کتنا نقصان ہوا ہے. میرا تو نقصان 1947 سے جب یہ پیدا ہوا ہے اسی دن سے ہوا ہے اور پوری دنیا کا ہوا ہے. اب ان کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے رہنے سے کس کو نقصان ہے کس کو فائدہ ہے. اب یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو کس طریقے سے چیک دینا ہے مگر ان کو پھر وہ انڈیا کی پڑی ہوتی ہے کہ انڈیا آگے نہ آ جائے. تو یہ انٹرنیشنل جیو پولیٹکس میں یہ سارے چیزیں یہ جو بڑے پلیئر ہیں یہ دیکھ کے قدم اٹھاتے ہیں. جب ان کا وہ ہو گیا کہ اس کو اب نہیں رکھنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ہفتہ بھی سروائیو کرے گا کیونکہ آپ بھی حالات دیکھ رہے ہیں. آج ہی کراچی میں آٹے کی بوری 10 لوگ چاند سے مطلب ان کو مطلب نقصان ہو گیا اور یہ روز ہو رہا ہے عرب بھائی. اور آپ عدالتوں کے مسائل دیکھ لیں آپ مطلب یہ پورا سسٹم جو پاکستان کی جو سسٹم ہے وہ 2 حصوں میں بٹکا ہوا ہے عرب بھائی. ایک پی ٹی آئی ہے ایک 13 جماعتیں الگ ایک طرف مگر بدقسمتی یہ دونوں ایک ہی بادشاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس بادشاہ کو آپ کا پتہ ہے اس بادشاہ نے میرا آپ کا دنیا کا امن تباہ کر دیا. چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو اسی بادشاہ کے انڈر میں آتا ہے. یہ خلیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ کوئی مدینہ ریاست بنانے آ رہا ہے. یہ دوسرا یہ نواز شریف کیا اس کو ووٹ کو عزت دو کی فکر ہے. یہ دس از دا سوسائٹی پرابلم آ رہا ہے. اور بدقسمتی سے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں پوئٹ ہیں انٹلیکچوئل ہیں وہ دونوں سرکلوں میں مڈ ہو چکے ہیں کیچڑ بن چکے ہیں عرب پہ معذرت کے ساتھ. مجھے خود مطلب آئی فیل گلٹی ٹو یوز دس ورڈ مگر جو میں دیکھتا ہوں جو ادم جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ مچائی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لندن میں جہاں پہ نواز شریف رہتا ہے وہاں کے لوگوں کا جینا آرام ہے. جمعہ جہاں پہ رہتی ہے وہاں کے آس پاس کے لوگوں کا جینا آرام ہے. آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے کانگریس اور اپنا بی جے پی کی لڑائی دنیا میں لڑی گئی ہے کبھی عرب بھائی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا عرب بھی آپ مجھے بتا مطلب یہ. اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا نہیں کرتے یہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا عرب بھائی. یہ کبھی عمران کو بولتے ہیں تم را کے ایجنٹ ہو شرین مزاری شہباز شریف کو کہتے ہیں تم جیوش کے ایجنٹ ہو. مذاق بنا رکھا ہے انہوں نے لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں اور جو ان کو یوز کر رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھ کو بھی پتا ہے کہ کون ہے. وہ ایک پاور ہے وہ کشرفیہ ہے وہ کہ اسٹرانگ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسٹیٹس کو ہے جس کو توڑنا ایک امید تھی بیچ میں جب نواز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دو. میں جولائی 2022 کی پہلے کی بات کر رہا ہوں جب وہ کھل کے آ کے ایک مونومنٹ انہوں نے ایک بیانیہ وہ کریٹ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا رہا. جسی طرح وہ بیانیہ ٹوٹ گیا میرے خیال میں لوگوں کے خواب بھی ٹوٹ گئے. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی آئے گا کیونکہ یہ سبوں کی نظر اسی پنڈی پر ہے جنہوں نے دنیا اپنے جنہوں نے میرا اور آپ کا تو خیر دنیا دیکھ رہی ہے مگر پوری دنیا کا من خراب کر دیا پوری دنیا کا من. یہ اللہ جہاد اپنا اوروں کے نام پہ ٹرینڈ کرنا انہوں نے یہ میرے الفاظ نہیں یہ خود بولتے ہیں عارف بھائی. فارغ مشرف نے خود بولا ہے کہ ہم مجاہدین بیچتے ہیں کشمیر میں انہوں کو کوئی غازی کہتا ہے کوئی مجاہد کہتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ ریلیجن کے نام پہ کیا ٹوٹلی ڈسکسٹنگ عارف بھائی ٹوٹلی ڈسکسٹنگ. بلال 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوتا ہے اور ہندوستان کے بٹوارے میں آدھا پنجاب جو پاکستان کو ملتا ہے وہ سب سے فرٹائل لینڈ تھی ایگریکلچر کے حساب سے. ریسورسز سے بھرپور سندھ اور بلوچستان پاکستان میں دیے گئے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے فورن ایکسچینج ریزرو $600 بلین کے قریب ہیں اور پاکستان کے $4 بلین ہیں. یعنی ہندوستان کے فورن ایکسچینج ریزرو پاکستان سے 150 گنا زیادہ ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کا پریسیڈنٹ ایک انڈین اوریجن کا. آئی ایم ایف سے جو پاکستان ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی ڈیل کرتی ہیں وہ انڈین اوریجن کی. دنیا کے گوگل مائکروسافٹ بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او ہیں جو وہ انڈین اوریجن کے ہیں.
जबकि एक पाकिस्तानी लीडर कहीं जाता है तो दुनिया के लीडर अपनी जेबों पे हाथ रख लेते हैं कि ये भिखारी आ गए। आज ये जमाना आ गया है कि पाकिस्तान और इंडिया जो कि एक होते थे, आज दोनों कहाँ पहुंच गए। आप इस पूरे सिनारियो में इंडिया को कहाँ देखते हैं आज की सुपर पावर्स में? अरब भाई, ऑनेस्टली अगर आप, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरी दुनिया एक हर पे सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया की है। चाइना चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, आप भी जानते हैं, जो पॉपुलेशन के हवाले से हम देखते हैं। आप इंडिया को हाउ कैन यू मतलब हाउ कैन यू कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान? माजरत के साथ, एक ही था ना मुल्क, तो मैं एक इसलिए मुल्क था, मगर लेकिन अब वो कहाँ खड़ा है। अब आप देखें कि इथोपिया क्या, मतलब पाकिस्तान का और इथोपिया के जो आप करेंसी को कंपेयर करें, तो इथोपिया के 5 रुपए पाकिस्तान के मतलब ये है, मतलब पाकिस्तान के 5 रुपए इथोपिया के 1 रुपए के बराबर है अरब भाई। मतलब 5 रुपए पाकिस्तान के इथोपिया के मतलब 1 रुपए के बराबर। मतलब पाकिस्तान, टोगो, मैं बार बार ये कहता हूँ, नाइजेरिया, अरब भाई, ये जो इनका जो सबस पासपोर्ट है, आप ये कोई भी पाकिस्तानी, मैं उनको मतलब चैलेंज से कहता हूं, वो लेके चला जाए दुनिया में, उसको पता चलेगा वो कहाँ पे खड़ा है यार, किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है अरब भाई, 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। और वो अब अपने आप को कंपेयर पाकिस्तान से तो उसका तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को चाइना के मद मुकाबल इकोनॉमिकली और फौजी साजो सामान के साथ वो इक्वल करना चाह रहा है, वो इस तरीके से सोच रहा है। और ये जो मोदी जो आए हैं, ये जो मोदी का आप कह सकते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो डिप्लोमेसी है, उसने पूरे सिनारियों को चेंज कर दिया है। आप देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी विजन क्या है। जैसे कि एमबीएस है, आप देखते हैं सऊदी अरब में बहुत बड़ा चेंज है। आपने सऊदी में ऐसा विजन नहीं देखा होगा पहले अरब भाई, जो एमबीएस लाए। हालांकि उसके साथ एक ब्लंडर भी हुआ था तुर्की में, ये कोई वो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, मगर उसके बरक्स उसकी विजन को आप देखें, क्योंकि लीडर जो भी होता है वो विजन से पहचाना जाता है आरफ भाई। आप ये क्या कर रहे हैं वो नहीं है, मतलब जैसे कि आप फ्रांस में मैक्रों को देखें, उसने मतलब उसकी विजन को देखें। वो अलग बात है कि वो रिफॉर्म के वहां पे कुछ मसाइल हैं, वो तो दुनिया में होते हैं, मगर उनका जो विजन है, जो आइडियोलॉजी है दुनिया में, मतलब वो क्या करना है कि हमें एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है। और यही बात एमबीएस ने कहा है कि हमें टॉलरेंस प्रोवोक करना है, हमें टॉलरेंस आगे देखना है, हमें लोगों में मिलजुल के रहना है। ये सोसाइटियां इस तरह चलती हैं, ये मुल्कें इस तरह चलती हैं। ये नहीं कि बस आपने मजाहब पे कोई मुल्क नहीं चलती अरब भाई। पहले यहाँ फ्रांस में क्या नहीं होता था, आपको भी पता था, मस्जिदों में किसी का भी दिल चाहे कोई भी फतवा दे दे। अब ऐसा नहीं होता है अरब भाई, यहाँ पे लेजिस्लेशन है, यहाँ पे कोई भी मतलब वो करके। और यहाँ पे मतलब वो आप कह सकते हैं कि मस्जिदों को पैसा आता था, उसकी भी वो नहीं होती थी, मैकेनिज्म नहीं था। मतलब मैकेनिज्म था, मतलब वेरिफिकेशन नहीं थी कि कहाँ से आता है, कैसे, या क्यों देता है। मगर अब उन्होंने सब चीजों को वो कर दिया कि भी एक एक चीज की हमें जो ना हिसाब किताब दे, कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है। अभी आप देखें कि पहले यहाँ पे कितने दंगे होते थे, सऊदी अरब में कौन सा एक माहौल था, औरतें गाड़ियां तक नहीं चलाती थी अरब भाई। और आप मोदी के यहाँ देख लें इंडिया में, मतलब कि किस तरीके से वो बिहेव करते थे। मोदी ने तो कोई वहां पे कत्लेआम तो नहीं शुरू किया ना। वो बोलते टॉलरेंस की बात करो, ये आपका अपना मुल्क है, यहीं पे रहो, यही सबका मुल्क है। आप मजहब के नाम पे दुनिया का निजाम नहीं चला सकते, और मुल्क खास करके मुल्क की नहीं चलती मजहब के नाम पे। और आपने मजहब की चीजों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, फिर तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से, जैसे पाकिस्तान में। अब आप सोच सकते हैं कि 2023 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कोई भी ईसाई सदर नहीं बन सकता। कैन यू बिलीव दिस? मतलब ये कोई मतलब सोचने की बात है।
आप एक तरफ दुनिया को क्या वो मैसेज दे रहे हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दूसरे मुसलमान नहीं है। आप कहते हैं आपके निकाहनामे में भी कुछ चीजें हैं, आप अपने किताबों में मतलब एक हिसाब से प्रोवोकेशन है आपकी किताबों में कि हिंदू इंसान नहीं है, मतलब हिंदू और पता नहीं इस तरह की आपने चीजें डाली हुई हैं बच्चों की जहन में। और दूसरों को छोड़े, आपने हमारे लिए बलोचों के मुतल्लिक़ क्या लिखा है, बलोच वैशी हैं। इस तरीके की चीजें अगर आप एक प्रोवोक करोगे 2024 में, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज पे कहीं किसी मुल्क तो अपनी जगह पर है, मतलब एक घर की 10-20 बंदे भी इस तरह की सोच के साथ घर में भी नहीं रह सकते। अरबी मुल्क तो बहुत दूर की बात है, सोसाइटी तो दूर की बात बिल्कुल सही कहा बिलाल। और मेरे तो अपने जज्बात हैं। मेरा तो मेरे फादर और मदर दोनों इंडिया में पैदा हुए थे, और उससे पहले हजारों साल से मेरी पुरखों का सारा वहाँ पे कनेक्शन है। तो मेरा तो लगाव है उस मट्टी से। मैं तो उसको अपनी मातृ धरती कहता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। इररिलेवेंट लोग हैं वो। बिलाल, आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। 1996 में मुझे फ्रांस ने नेशनलिटी दी। आज 27 साल से मैं फ्रेंच सिटीजन हूँ। मैं 33 साल से यूरोप में रहता हूँ। मैंने कभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया पर्सनली, रेसिज्म या इस टाइप की कोई चीज फेस नहीं की। फ्रांस ने मुझे टोटल राइट्स दिए, और मैं उस फ्रांस से मुझे एक लगाव है। एक तो मुझे उसकी सोसाइटी, उसकी कल्चर मुझे बहुत पसंद है, और उसके लोग अच्छे हैं, जबान मीठी है। आप भी एक फ्रेंच सिटीजन हैं, आप फ्रांस में रहते हैं। मैं बदकिस्मत हूं कि मैं फ्रांस में नहीं रह पाया, मैं लंदन में रह रहा हूं। बिलाल, आजकल फ्रांस में आग लगी हुई है, और हम देखते हैं, खास तौर पे मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि इतना खूबसूरत मुल्क आजकल प्रोटेस्ट का शिकार हो गया है। कुछ पेंशन के हवाले से, कुछ डेमोक्रेसी का मसला हो गया है कि प्रेसिडेंट मक्रों ने कुछ फैसले बगैर पार्लियामेंट की इजाज़त के किए। तो आप वहाँ पे बैठे हैं, आप बताएं फ्रांस के क्या हालात हैं, और ये प्रोटेस्ट कब तक चलेंगे? देखिए आरब भाई, ये एक इंटरनल उनका मसला है, आप कह सकते हैं हमारा और आपका है। दुनिया में ऐसा होता है आरब भाई, ये नहीं कि नहीं होता। कहीं पर भी दुनिया में आप देखें इस तरह की चीजें होती हैं और होती थी। मगर यहाँ पे लोग सड़कों पे इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ पे कोई बादशाहत के खिलाफ कोई लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी के लिए कि वो लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई रेसिज्म के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई मतलब किसी की आप कह सकते हैं कि औरतों को गाड़ी चलाने के लिए, मतलब इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं, ह्यूमन राइट्स की कोई चीज नहीं। यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं। अब वो गवर्नमेंट ही जानती है कि उनको इससे कैसे निपटा जाए। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि भी नहीं, मेरे पास अगर इस तरह के मैकेनिज्म है मैं इन चीजों को वो नहीं करूं? तो मैं नहीं समझता कि भी ये कोई आप कह सकते हैं कोई उस तरीके की मूवमेंट नहीं है कि बादशाहत के खिलाफ, अगर यहाँ पे कोई बादशाहत है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे कोई आर्मी गवर्नमेंट चला रही है, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, रिफॉर्म की बात तो हर जगह पे चलती है। उस पे पुलिस किस तरह बिहेव कर रही है, वहां पे क्या हो रहा है, आई थिंक बहुत से लोगों ने उस पर लिखा है और लिख भी रहे हैं, यहाँ पे डिबेट भी हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई इतना बड़ा आपको कैसे, और यही वजह है कि आप देखिए कोई दुनिया के अखबारों ने उसको नहीं लिया है। आप भी देख रहे हैं, मैंने भी देख रहा हूँ कि मतलब कोई अफवाह नहीं चली है कि यहाँ पे कोई मतलब वो रही। यहाँ पे ये एक ऐसा सोसाइटी है, यहाँ पे हर किसी को डेमोन्स्ट्रेशन का राइट है, मगर एक सर्टन लिमिट पे। अगर वो गलत कर रहे हैं, किसी का भी वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट जानती है कि हाउ टू डील दे। मगर ये कहना कि यहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कि कोई बेसिक राइट की आप कह सकते हैं कि भी यहाँ नहीं, हमें डेमोक्रेसी से मतलब वो कोई है, यहाँ पे आर्मी की हुकूमत है, यहाँ पे बादशाहत है, यहाँ पे कोई इस तरह की चीजें, वो रिफॉर्म को और मजीद बेहतर करने की बात कर रहे हैं। दीज आर द कॉमन थिंग, वो दुनिया के किसी भी कोने में आपको मिले थे और मिलेंगे। पर रही बात फ्रांस की, तो बदकिस्मती से आप फ्रांस में चल रहे हैं, उस पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं।
गवर्नमेंट हैव टू डील एंड गवर्नमेंट डूइंग, मेरे ख्याल में जो भी उसको करना है उस हिसाब से कर रहा है। नहीं करना है, किस तरीके से लड़ना है, वो ना मैं उसको कह सकता हूँ, ना आप उसको कह सकते हैं, ना कोई और कह सकता है, क्योंकि दे नो हाउ टू डू देयर ओन जॉब, मतलब आप कह सकते हैं। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। आपने रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज पे बात की, हमें चीज़ें बताई, और काफ़ी चीज़ों पे मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच आरब भी, आपने मुझे टाइम दिया। बस एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि आप दोबारा मतलब जून में आ जाएं यहाँ पे। आपकी कमी मैंने बहुत महसूस की आरब भाई। आप जी, आते होपफुली तो चीजों को कवर आऊंगा। करते तो फिर और बेहतर होता आरब भाई। बिलाल, मेरे हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज हैं। मेरा हर्निया का ऑपरेशन है इस महीने के एंड में। उसका भी 6 वीक का रेस्ट टाइम है, 6 वीक का। तो अगर हेल्थ की कंडीशन सही रही तो मैं जरूर आऊंगा, होपफुली, लेट्स सी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक लव। यू सो मच आरब भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजीज दोस्तों, आपने देखा बिलाल बलोच ने अपने तासुरात बताए बलूचिस्तान इशू पे, पाकिस्तान इशू पे, यूएन में एक्टिविटीज। फ्रांस में रहते हैं तो फ्रांस के हवाले से जो आजकल रिफॉर्म्स के ऊपर एक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कि पार्ट ऑफ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उस पर उन्होंने चीजें बताई। तो आप, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू आरब भाई।